नमस्कार दोस्तों, 15 मार्च 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो भैया, इंडिया है फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR ऑपरेशंस में इंडिया नंबर 1 पे है, चाहे इस रीजन की बात हो चाहे ओवरऑल पूरी दुनिया की बात हो। ऐसा बोला है हमारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में। ये क्या है न्यूज़, उसको देखेंगे। उसके बाद तेलंगाना की सरकार की जो अपील है उनके गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन के अगेंस्ट, इसको लेके तेलंगाना की सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। इसके बारे में बात करेंगे। महाराष्ट्र और कर्नाटका पे 865 डिस्प्यूटेड विलेजेस पे क्लेम करता है महाराष्ट्र, लेकिन ओवरऑल वो विलेजेस आते हैं कर्नाटका के अंदर। महाराष्ट्र का बोलना है कि इन 865 विलेजेस में रहती है मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन मेजरली, इसलिए ये इलाके महाराष्ट्र के अंदर आने चाहिए। और महाराष्ट्र अपनी एक हेल्थ पॉलिसी का बेनिफिट इन पर्टिकुलर इलाकों में भी दे रहा है, जबकि ये कर्नाटका में आते हैं। तो इस रिस्पेक्ट में न्यूज़ क्या है, इसको देखेंगे। एक सर्वे रिपोर्ट यहाँ पे बोलती है कि साउथ इंडिया में ओवरऑल यंग लोग ज्यादा कोडिंग के बारे में जानते हैं। कोडिंग आप समझते हो ना, जावा, ओवरऑल PHP, इस प्रकार की कोडिंग, MySQL। तो कंप्यूटर कोडिंग के रिस्पेक्ट में साउथ इंडिया के लोग थोड़ा ज़्यादा एबल हैं। इसके बारे में बात की जाए, इसको देखेंगे। केंद्र की सरकार ने यहाँ पे रिसेंटली बोला है कि 18 कंट्रीज को हमने स्पेशल वस्त्रों रुपी अकाउंट खोलने दिए हैं इंडिया के अंदर। ये पर्टिकुलर न्यूज़ क्या है, इसको देखेंगे। पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को यूनियन बजट ने 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया। अगले 3 सालों तक सालाना 5-5 हजार करोड़ रुपया दिया जाएगा PVTG के डेवलपमेंट के लिए। तो ओवरऑल स्टैंडिंग कमेटी एक पार्लियामेंट का ये बोलना है कि इतने सारे पैसे आपने बिना किसी प्लानिंग के, बिना PVTG को क्वांटिफाई किए एलोकेट कर दिए, इसका कोई मतलब नहीं है। पहले आप PVTGs को प्रॉपर तरीके से क्वांटिफाई करिए, उनको डिवाइस करिए, उनकी लिस्ट बनाइए। तो ये सब बातें बताई जा रही है। यहाँ पे क्या है, इसको देखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया 5 US न्यूक्लियर सबमरीन को खरीदेगा ऑकस डील के अंदर। उसके बाद UK और US के साथ मिलकर इन हाउस एक मॉडर्न सबमरीन डेवलप करेगा। तो ये क्या है, इसको देखेंगे। फिर एडिटोरियल कौन कौन से, तो सऊदी ईरान के रिलेशंस के नॉर्मलाइजेशन, बेटर इलेक्ट्रिसिटी पब्लिक हियरिंग, इंडिया की मल्टीलेटरल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, लोकायुक्ता रेड, इनर्शिया इंटरवेंशन, लेजिस्लेटिव इनेक्शन और सोशल इश्यूज विल लेजिटिमाइज जुडिशियल इंटरवेंशन। अब इसमें से जो इंडिया का इमीडिएट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट वाला जो आर्टिकल है ना C रंगराजन साहब का, उसमें कुछ ज्यादा ही इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स लिख रखे हैं, बहुत प्रिसाइज स्टैटिस्टिक्स लिख रखे हैं, और बहुत से स्टैटिस्टिक्स प्रिलिमिनरी हैं, फाइनलाइज्ड नहीं है। तो इस रिस्पेक्ट में इतने हेविली डाटा और स्टैटिस्टिकल आर्टिकल को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले डिस्कस किए हैं, बट उसका यूजेज ज़्यादा होता नहीं है, दिमाग बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल को स्किप कर रहा हूँ। एक आर्टिकल और है यहाँ पे दोस्तों, और वो है रिसेंटली जो ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाला जो हिसाब है। अभी रिसेंटली बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खत्म हुई है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की 4 टेस्ट सीरीज की मैच, 4 टेस्ट की मैच सीरीज, और उसमें 2-1 से इंडिया जीत गई है। पहले तो 2 मैच इंडिया ने जीते, फिर 1 मैच यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जीती और 1 मैच यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अहमदाबाद में जो मैच हुआ है वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से रन बनाए इंडिया ने भी, और ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा यहाँ पे खेल रही, तो मैच ड्रॉ हो गया। इस कंटेक्स्ट में फाइनल में इंडिया जैसे तैसे करके पहुंच गया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया तो है ही। इंडिया के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को क्राइस्टचर्च में हरा दिया। केन विलियमसन ने जबरदस्त पारी खेली। तो श्रीलंका की हार के चलते ओवरऑल अगर आप देखो तो ICC चैंपियनशिप के रिस्पेक्ट में जो फाइनल होने वाला है 7 जून से लंदन के ओवल मैदान पे, उसमें अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे। पहले चांस था कि श्रीलंका पहुंच सकती थी, चूंकि न्यूजीलैंड ने यहाँ पे श्रीलंका को हरा दिया, तो अब श्रीलंका नहीं पहुंची है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे। और इस ICC टेस्ट चैंपियनशिप को इंडिया के लिए जीतना जरूरी है, क्योंकि 2021 के फाइनल में भी इंडिया पहुंची थी न्यूजीलैंड के साथ, लेकिन साउथहैम्पटन में हार गई थी। ओके, पिछली बार जब एक ICC चैंपियनशिप इंडिया ने जीती थी तो वो थी चैंपियंस ट्रॉफी इन बर्मिंघम इन 2013। उसके बाद से अगर आप देखो तो ICC चैंपियनशिप के या तो नॉकआउट राउंड में इंडिया बाहर हो जाती, चाहे वो आपका शॉर्ट फॉर्मेट गेम हो, ODI T20 हो, चाहे वो लॉन्ग फॉर्मेट ग्रेड हो, टेस्ट मैच हो। ठीक है, अब इसमें कुछ प्लेयर्स के नाम दे रखे हैं। तो बोला जा रहा है कि ओवल में परफॉर्मेंस के लिए पेसर्स की जरूरत है। इन पिचेस पे पेसर्स चलते हैं। जसप्रीत बुमराह अपनी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं। मोहम्मद शामी और सिराज ओवरऑल कितना परफॉर्म कर पाते हैं, उमेश यादव को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब देखने वाली बात है। रोहित, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा थोड़ा बहुत फॉर्म में वापस मिल रहे हैं। शुभमन गिल का फॉर्म अच्छा लग रहा है तो अच्छे रन बन सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप कह लीजिए कि ओवरऑल
क्रिकेट के रिस्पेक्ट में बात हो रही, बेसिक इंफॉर्मेशन बताई जा रही, जो क्रिकेट इंथुजियास्ट हैं वो ऑलरेडी जानते हैं। एक और बात बोली जा रही कि जो रोहित शर्मा है, कोहली है, पुजारा है, अश्विन है, रविंद्र जडेजा है, ये मिड 30s में है, तो ट्रांजिशन इनएविटेबल है। आगे आने वाले समय में इन प्लेयर्स को रिटायर होना पड़ेगा, नए प्लेयर्स को सामने आना पड़ेगा। तो क्रिकेट से रिस्पेक्टेड एक आर्टिकल था, यहाँ पे पीपीटी में इंक्लूड नहीं किया था, मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया आपको। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, कैमरेडरी। कैमरेडरी मतलब म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग पीपल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। तो वो लोग जो बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं, उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट और फ्रेंडशिप होना। जैसे कि द इन्फोर्स्ड कैमरेडरी ऑफ ऑफिस लाइफ, ऑफिस में जो लोग साथ में बैठे हैं वो ऑब्वियस ही बात है लंबा समय साथ बिताएंगे। तो आपके ऑफिस का जो कलीग है, जो आपके डिपार्टमेंट में ही है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 या 7 बजे तक का टाइम जितना भी आप ऑफिस में रहते हो, आप उसके साथ ही बिताओगे। तो एक कैमरेडरी होनी चाहिए, एक ट्रस्ट फ्रेंडशिप टाइप की होनी चाहिए। तो वो ट्रस्ट और फ्रेंडशिप उन लोगों के साथ जिनके समय आप लंबे समय तक टाइम बिताते हो। चलिए, सुप्रीम कोर्ट टू हियर तेलंगाना's अपील अगेंस्ट गवर्नर, जीएस पेपर 2 गवर्नर। तो भैया तेलंगाना गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। क्या बोला है? इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द गवर्नर हैज नो डिस्क्रिशन टू डिले नेसेसरी असेंट एज रिक्वायर्ड ऑन द बिल्स। एनी रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नर इंक्लूडिंग डिले विल डिफीट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड विल ऑफ द पीपल। तो इस रिस्पेक्ट में तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली। सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को बोला कि ठीक है भाई, हम अर्जेंटली इस पिटीशन के ऊपर बातचीत भी करेंगे। तेलंगाना की सरकार का इल्जाम है गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन के ऊपर कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पासे लेके आ रहे हैं। तेलंगाना के अंदर जो भी राज्य की सरकार बिल पास करती है वो अपने लंबे समय तक पेंडिंग रखते हैं, उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लेते। कुछ बिल तो 14 सितंबर 2022 से गवर्नर के पास पेंडिंग है, गवर्नर कोई डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं। तो राज्य की सरकार ने अपने पिटीशन में लिखा है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है बिल्स के ऊपर नेसेसरी एसेंट को ब्लॉक करने का। इससे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का खंडन होता है, विल ऑफ द पीपल यहां पे रिस्ट्रिक्ट होती है। तो राज्य की सरकार ने ये सुप्रीम कोर्ट से बोला है कि डिक्लेयर दैट द इनएक्शन, ओमिशन एंड फेलियर टू कंप्लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट कॉज द असेंट ऑफ द बिल्स बाय द गवर्नर इज हाईली इरेगुलर, इलीगल। तो सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना की सरकार बोल रही है कि सर आप गवर्नर को यह बताइए कि जो गवर्नर बिल को अपने पास रोक के बैठा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को वायलेट कर रहा है और ये बहुत इरेगुलर और बहुत इलीगल एक्टिविटी है। ठीक है भाई, पिटीशन में यह बोला गया है कि गवर्नर या तो बिल पे एसेंट दे सकता है या नहीं दे सकता है। अगर उसको नहीं देनी है तो मत दे, वो रिकंसिडरेशन के लिए राज्य की सरकार के पास वापस भेज दे, राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास बिल को वापस भेज दे, बट वो अपने पास बिल को पेंडिंग ना रखे। आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से द बिल मस्ट बी रिटर्न टुगेदर विद द मैसेज रिक्वेस्टिंग द हाउस टू रिकंसीडर इट और एनी प्रोविजंस इन इट एंड रीथिंक द डिजायरेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सच अमेंडमेंट्स। तो बेसिकली जो भी हमने बिल के थ्रू अमेंडमेंट किए हैं, अगर उनके साथ प्रॉब्लम है गवर्नर को, तो गवर्नर ओवरऑल अपने कमेंट के साथ बिल वापस भेज सकता है। उसके ऊपर हम यहाँ पे थेसिस करेंगे और उसके बाद अगर हमको लगेगा तो हम फिर रिकमेंड करेंगे उस बिल को, और रिकमेंडेशन के समय पर गवर्नर उसको ब्लॉक नहीं कर सकता। फिर आर्टिकल 163 भी केंद्र की सरकार कोट कर रही है कि भाई गवर्नर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। दोनों आर्टिकल्स देख लेते हैं। आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 क्या बोलता है? असेंट टू बिल्स व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट या ऑफ अ काउंसिल। तो बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ने किसी पर्टिकुलर बिल को पास कर दिया है, तो बेसिकली गवर्नर उस बिल पे या तो असेंट दे देगा, अगर वो मनी बिल नहीं है तो उसको रिटर्न भी कर सकता है, और जब वो रिटर्न करेगा तो वहां पे हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये मैसेज भी होगा कि हाँ भाई आप इस पर्टिकुलर बिल को रिकंसीडर कर लीजिए या इसके इस पर्टिकुलर प्रोविजन को रिकंसीडर कर लीजिए, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। और उसके बाद जब बिल पहुंचेगा फिर से पास होकर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से गवर्नर के पास, तो गवर्नर को एसेंट देनी है। आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 की बात की जाए तो इसमें बताया गया देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। 163 बोलता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्सेप्ट इन सो फार as he is by or under his constitution required to exercise his functions in any of them in his discretion। बेसिकली इस पर्टिकुलर आर्टिकल 163 को कोट करके तेलंगाना की सरकार ये बोल रही है कि जब तक कोई बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप नहीं ले रही राज्य की सरकार, तब तक ओवरऑल गवर्नर अपने डिस्क्रिशन में भी काम नहीं करेगा। वो वही करेगा जो उससे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ने करने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे तेलंगाना की सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बोली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या एक्शन लेगा वो आने वाले समय में पता चलेगा।
Next, GS paper 2, interstate disputes. Maharashtra governor decides to implement its flagship health scheme in 865 disputed village of Polbound, Karnataka. भैया ऊपर आपको महाराष्ट्र नजर आ रहा है, नीचे आपको कर्नाटका नजर आ रहा है। ये लाल लाल रंग का आपको इलाका दिख रहा है ना दोस्तों, यहां पे आते हैं 865 विलेजेस। ये 865 विलेजेस ओवरऑल 4 डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ते हैं। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये? बेदार, बेलागावी, कारवार जो कि उत्तर कन्नड़ हो गई, और एक कालाबुर्गी डिस्ट्रिक्ट। पॉलिटिकली और ज्योग्राफिकली ये डिस्ट्रिक्ट्स अभी के लिए कर्नाटका के अंदर आती हैं, लेकिन महाराष्ट्र बहुत लंबे समय से क्लेम कर रहा है कि चूंकि इन डिस्ट्रिक्ट्स में मेजॉरिटी मराठी स्पीकिंग लोग रहते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के पास होनी चाहिए। तो ओवरऑल एक इलेक्शन प्रोपोगेंडा के चलते यहां पे महाराष्ट्र की सरकार ने जो इनकी महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, इसका बेनिफिट इन पर्टिकुलर 865 विलेजेस को देने की भी बात की। सोचिए, कर्नाटका के अंदर के 865 विलेजेस के लोगों के लिए महाराष्ट्र की सरकार अपना डोमेस्टिक प्रोविजन दे रही है। तो ये जो महात्मा ज्योति फूले जन आरोग्य योजना हेल्थ गारंटी स्कीम है महाराष्ट्र के लोगों के लिए, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार बोल रही है कि ये 865 विलेजेस के लोग भी हमारे हैं, तो हम इनको ओवरऑल ये बेनिफिट देते हैं। और इस बेनिफिट के चलते 54 करोड़ रुपए महाराष्ट्र की सरकार के एक्स्ट्रा खर्च हो गए। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं एकनाथ शिंदे साहब जो कि चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के। वी आर रेडी टू बेयर द एक्सपेंसेस टू प्रोवाइड क्वालिटी लाइफ टू मराठी स्पीकिंग एंड ऑल्सो नॉन मराठी स्पीकिंग फैमिलीज लिविंग इन दोस 865 विलेजेस which are now in the control of neighboring Karnataka. Soon several other schemes will be made available to the residents of the villages. ये बोला शिवसेना के एक लीडर ने। तो बेसिकली इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि आज की डेट में भी महाराष्ट्र की सरकार को लगता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में कर्नाटका के ये पर्टिकुलर 865 विलेजेस मोस्ट प्रॉब्ली ये अपने पास वापस लेने की कोशिश करेंगे। कौन वापस लेने की कोशिश करेगा? महाराष्ट्र अपने पास। तो महाराष्ट्र पॉलिटिकली यहां पे ओवरऑल इन पर्टिकुलर इलाके में अपने लिए जो एसोसिएशन है लोगों के साथ वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है थ्रू दिस बेनिफिशियल एंड वेलफेयर स्कीम्स। वहीं पर कर्नाटका भी शांत नहीं बैठा है। कर्नाटका भी इन पर्टिकुलर डिस्प्यूटेड विलेजेस में कन्नड़ मीडियम स्कूल्स को कंस्ट्रक्ट करवा रहा है, बुक्स और स्मार्ट टीवीज प्रोवाइड कर रहा है कन्नड़ स्पीकिंग विलेजेस को। 10 करोड़ का स्पेशल ग्रांट अभी रिसेंटली एकनाथ शिंदे ने इन पर्टिकुलर विलेजेस को दिया। 1966 से देखो तो अब तक ओवरऑल महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स क्लेम कर चुका है इन 865 विलेजेस के ऊपर, जो कि बेदार, बेलागावी, कारवार और कालाबुर्गी डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। ठीक है ना भाई? और ये जो पर्टिकुलर फ्लैगशिप हेल्थ स्कीम है आपकी, ओके, ये एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस रखती है। रीजन बीइंग अगर आप देखो तो पिछले साल ही महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में गर्मा गर्मी बढ़ गई थी। क्यों गर्मा गर्मी बढ़ गई थी? रीजन बीइंग ओवरऑल महाराष्ट्र कर्नाटका के इन विलेजेस के ऊपर अपना पॉलिटिकल मतलब कंट्रोल कराना चाहता है। अब पहले क्या थी कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे साहब की सरकार थी जो कि एंटी बीजेपी थे, और कर्नाटका में बीजेपी की सरकार थी। अब तो महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है जो कि प्रो बीजेपी है। बट ओवरऑल बीजेपी वर्सेस बीजेपी से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फर्क पड़ता है कि महाराष्ट्र स्टेट को लगता है कि इन पर्टिकुलर इलाकों में रहते हैं मराठी स्पीकिंग लोग, तो ये पर्टिकुलर इलाके आने चाहिए अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई साहब ने बोला है कि भैया ये तो गलत हो रहा है महाराष्ट्र की तरफ से, तो अब हम महाराष्ट्र की सांगली डिस्ट्रिक्ट में जो जात तालुका है ना, इसके ऊपर अपना क्लेम रखेंगे। क्या हुआ था 2012 में इस पर्टिकुलर जात तालुका जो कि महाराष्ट्र की सांगली डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसकी 40 ग्राम पंचायत ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, और उस रेजोल्यूशन के तहत ये बोला गया था कि ये महाराष्ट्र में नहीं रहना चाहते, ये कर्नाटका में रहना चाहते हैं। क्योंकि इनका बोलना था कि महाराष्ट्र की सरकार इनकी ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज को, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज की शॉर्टेज को पूरा नहीं कर पा रही है। तो ओवरऑल चूंकि महाराष्ट्र यहां पे 865 विलेजेस कर्नाटका के क्लेम कर रहा है, तो कर्नाटका बोल रहा है कि हम भी महाराष्ट्र का जो सांगली जिला है इसके जात तालुका को क्लेम करेंगे। तो यहां पे टिट फॉर टैट करने की बात कर रहे हैं कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई साहब। महाराष्ट्र पहले भी कोशिश कर चुका है इन 865 विलेजेस को लेने की। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 का, उसके चलते विलेजेस कर्नाटका में चले गए थे। 2004 में महाराष्ट्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था और बोला था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के ये प्रोविजंस गलत हैं, ये पर्टिकुलर 865 विलेजेस महाराष्ट्र के पास होने चाहिए, ना कि कर्नाटका के पास। इनफैक्ट देखो जब पिछले साल बवाल हुआ था ना,
तो जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, इन्होंने नई दिल्ली में एक मीटिंग भी की थी जिसमें मिस्टर एकनाथ शिंदे को भी बुलाया था, उनके कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर मिस्टर बसवराज बोम्मई को भी बुलाया था, देवेंद्र फडणवीस साहब जो आप कह लो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनको भी यहाँ पे बुलाया था और बोला था कि अभी के लिए क्लेम मत खेलो, लड़ाई मत खेलो जब तक मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस रिस्पेक्ट में बता दूं, एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, द डिस्प्यूट ओवर बेलागावी बिटवीन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। रेलेवेंट कीवर्ड के साथ मेरे नाम के साथ यूट्यूब पे सर्च मारिए, आपको पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। अब इस पर्टिकुलर स्कीम का इंप्लीमेंटेशन कैसे करेगी महाराष्ट्र की सरकार? तो महाराष्ट्र की सरकार जो महात्मा ज्योतिभाई फूले आरोग्य योजना हेल्थ गारंटी स्कीम चला रही है, इसके अंदर ओवरऑल 1000 इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं महाराष्ट्र के और वो 996 टाइप ऑफ डिजीजेस, सर्जरीज और थेरेपी के लिए कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने डिसाइड किया कि 150 और हॉस्पिटल जो कि कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास आते हैं और एक तो बेलागावी में और गोवा में है, उनको हम यहां पे इम्पैनल करते हैं। तो उन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में जाइए, आप इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस स्कीम का बेनिफिट लीजिए, पैसा महाराष्ट्र की सरकार भरेगी और ओवरऑल इन 865 विलेजेस के लोगों को ये इंश्योरेंस स्कीम देने के लिए महाराष्ट्र की सरकार 54 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करेगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाते हैं जीएस पेपर 2 इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, मोर यंग पीपल एबल टू कोड इन साउथ इंडिया। तो भैया यंग मेन और वुमेन साउथ इंडिया के अंदर ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स राइट कर सकते हैं और इनकी कंप्यूटर प्रोग्राम्स राइट करने की कैपेसिटी इन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस एंड कोड बाकी देश के लोगों से ज़्यादा है। ओवरऑल मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे यहाँ पे कंडक्ट किया गया नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर। इस पर्टिकुलर सर्वे का पर्पस क्या था? टू कीप ट्रैक ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस ऑन वेरियस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये जो सर्वे रिपोर्ट थी ये इस महीने की शुरुआत में निकाली गई एज अ पार्ट ऑफ NSS 78th राउंड। सर्वे पीरियड था जनवरी 2020 से अगस्त 2021। तो कुल मिला के साउथ इंडिया के स्टेट्स में लोगों को कोडिंग ज्यादा आती है। सबसे ज्यादा कोडिंग में प्रोफिशिएंट लोग हैं केरला के, 15 से 29 साल के जो लोग हैं केरला के, उनमें 9.8% लोगों को कोडिंग आती है। इंडिया में सबसे ज्यादा कोडिंग का प्रोपोर्शन केरला में, उसके बाद सिक्किम 6.8%, तमिलनाडु 6.3%, कर्नाटका 6.2%, तेलंगाना 5.7%, आंध्र प्रदेश 4.2%। सबसे बुरे हैं प्रोपोर्शन में कोडिंग में बिहार के लोग 0.5%, छत्तीसगढ़ 0.7%, आसाम 0.7%, मेघालय 0.2%। ठीक है, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही। आंध्र प्रदेश के रिस्पेक्ट में RL नारायण साहब जो कि चेयरमैन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश इन्वेस्टमेंट कमेटी के, उन्होंने ये बोला है कि केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में एक तो लिटरेसी रेट ज्यादा है, ऊपर से IT हब्स भी कहीं ना कहीं साउथ इंडिया में कंसंट्रेटेड है, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में, इसलिए साउथ इंडिया के अंदर लोगों की जो कोडिंग और प्रोग्रामिंग स्किल्स है वो ज्यादा अच्छी है। ठीक है, ओवरऑल ये जो सर्वे कंडक्ट की गई है NSSO के द्वारा, इसने 9 लेवल्स पे स्किल्स को एसेस किया है। कैसे एक फाइल को कॉपी करते हैं, कैसे एक फाइल को दूसरे फाइल में या फोल्डर में ट्रांसफर करते हैं, कैसे एक कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट करते हैं, इन सब चीजों के ऊपर एक रैंकिंग हुई और इसके बेसिस पे ये पर्टिकुलर रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं सर्वे के। अगर आप देखो तो 15 से 29 साल के जितने लोग हैं उसमें 2.4% लोग इंडिया के अंदर कोडिंग लिख सकते हैं। सोचिए, पूरे केरला में नंबर 9.8% और पूरे इंडिया के लिए 2.4% है। वहीं पे 15 साल से ज्यादा के अगर आप सारे लोगों को कंसीडर करो तो 1.4% लोग इंडिया के अंदर कोडिंग लिख सकते हैं जो कि 15 साल से ज्यादा के हैं। अब ये प्रोपोर्शन अर्बन इंडिया के लिए 5.2% है और रूरल इंडिया के लिए 1.3% है, मेन के लिए 3%, वुमेन के लिए 1.8% है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल ट्रेड, RBI हैज परमिटेड बैंक्स फ्रॉम 18 कंट्रीज टू ट्रेड इन रूपी। देखिए, सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि 18 कंट्रियों की बैंकों को RBI ने इंडियन बैंक्स में SVRA स्पेशल वॉस्ट्रो रूपी अकाउंट्स खोलने की परमिशन दे दी है और ट्रेड को इंडियन रुपीज में सेटल करने की परमिशन दे दी है। देखिए, कुछ लोगों को स्पेशल वॉस्ट्रो रूपी अकाउंट बहुत ज्यादा टेक्निकल और फैंसी वर्ड और मुश्किल वर्ड लगेगा, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसका एप्लीकेशन में बहुत आपको आसानी समझा देता हूं। मान लीजिए रशिया की कोई बैंक इंडिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना वॉस्ट्रो अकाउंट खोलती है, SVRA अकाउंट खोलती है, तो इसका मतलब पता है क्या होगा? मान लो हमने कल की डेट में रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया, ठीक है, या गैस इंपोर्ट की, तो हमें उस गैस की पेमेंट करनी है। अब मान लो वो गैस थी $1 मिलियन की, तो रुपये के हिसाब से लगभग 8 करोड़ रुपया हो गया। तो 8 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज में रशिया के वॉस्ट्रो अकाउंट में डाल दिया जाएगा जो कि SBI में खोला गया था।
समझ गए बात को। तो रशिया से जो सामान इंडिया के अंदर आया उसका 8 करोड़ रुपया का पेमेंट जो भी बनता है वो रशिया के ही स्पेशल वस्त्र रूपी अकाउंट जो है एसबीआई में उसमें डाल दिया जाएगा। अब कल की डेट में मान लो रशिया इंडिया से कुछ इंपोर्ट करता है, मान लो हम कोई केमिकल वगैरह या कह लो कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट रशिया को भेजते हैं, तो फिर रशिया को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो रशिया बोलेगा हम कुछ पेमेंट नहीं कर रहे, तुम एक काम करो, ये जो एसवीआरए अकाउंट में 8 करोड़ रुपए लिखा हुआ है इसमें से डेबिट कर लो। तो क्या हुआ, यहां पे जो पेमेंट है, जो ट्रेड है, वो इंडियन रुपीज में सेटल हो गया, डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ी। और स्पेशल वॉस्त्रो रूपी अकाउंट के ऊपर इंडिया में फोकस इसलिए बहुत ज्यादा इसलिए आ गया क्योंकि जो रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है उसके बाद रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लग गए और फिर हमें रशिया से ऑयल और गैस खरीदनी थी, तो इस रिस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को इंडिया ने बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि मैं आपको यह बता दूं कि 18 नेशंस की बैंकों को यह परमिशन दी गई है। आरबीआई ने डोमेस्टिक और फॉरेन ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स को 60 केसेस में 18 कंट्रियों से परमिशन दी है इंडिया के अंदर एसवीआरए खोलने की। ये 18 कंट्री हैं बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुआना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रशिया, सेचेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड मिनिस्टर फॉर स्टेट फाइनेंस भगवत किशवन राव कराड ने बोला है कि एसवीआरए बैंकों द्वारा सेटअप किए जा सकते हैं ऑफ पार्टनर कंट्रीज बाय अप्रोचिंग ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स इन इंडिया दैट मे गेट परमिशन फ्रॉम द आरबीआई आफ्टर द ड्यू प्रोसीजर। तो आपको समझ में आ गया क्या होती है ये चीज। स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट का एक और अपडेट है। नॉर्मल केसेस में वॉस्त्रो अकाउंट क्या होते हैं कि ओवरऑल पैसा बैलेंस के रिस्पेक्ट में नहीं रहता। जैसे फॉर एग्जांपल 8 करोड़ रुपए की चीज हमने रशिया से इंपोर्ट की, अब हमें पेमेंट करनी, तो अभी के लिए हमने वॉस्त्रो अकाउंट में डाल दिया, फिर ओवर द कोर्स ऑफ टाइम उस पैसे को रशियन बैंक में या किसी रशियन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट में वो पैसा इंडिया के ही वॉस्त्रो अकाउंट में पड़ा रहता है, रशिया वाला जो एसबीआई के अंदर बना रखा है, और जब भी रशिया इंपोर्ट करेगा इंडिया से तो ओवरऑल उस पर्टिकुलर पेमेंट में से पैसा डेबिट कर दिया जाएगा। तो स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट का एक अपग्रेड है ओवरऑल ये जो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस है ट्रेड में, इसको कम करने के लिए। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। ये जो 18 कंट्रीज है जिनको एसवीआरए की परमिशन दी इंडिया में, इसमें रशिया सबसे ज्यादा वोकल है डी डॉलराइजेशन के लिए, वो ऑब्वियस है। स्विफ्ट मैकेनिज्म से रशिया को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ओवरऑल इंटरनेशनल सैंक्शंस बड़े जबरदस्त लगाए गए हैं रशिया के ऊपर। तो इस प्रकार के एसवीआरए मैकेनिज्म की जरूरत है क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स रशिया से बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम बस ये होती है कि रशिया हमसे इंपोर्ट नहीं करता ज्यादा, तो ओवरऑल वो जो हम इंडियन रुपीज में पेमेंट करते हैं रशिया को, वो इंडियन रुपीज रशिया कहां इस्तेमाल करेगा, ये उसके लिए कभी कभी एक प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। जब से करंट वेव ऑफ वॉर टाइम इंटरनेशनल सैंक्शंस आए रशिया यूक्रेन वॉर के रिस्पेक्ट में, तब से ट्रेड इन लोकल करेंसीज के प्रति जो पुश है वो बढ़ रहा है। और इस प्रकार के एसवीआरए अकाउंट्स इंडिया को बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि इंडिया ट्रेड पैक्ट साइन कर रहा है यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। तो उस कंटेक्स्ट में चलो यूरोपियन यूनियन यूके के साथ तो आप यूरो और पाउंड में ट्रेड कर लोगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में कर लोगे, यूएई के साथ इंडिया और दिरहम में ट्रेड हो जाए, इंडियन रुपीज और दिरहम में ट्रेड हो जाए और डॉलर वगैरह की जरूरत ना पड़े, तो वो अपने आप में पुशी है यूएई के लिए भी और इंडिया के लिए भी, क्योंकि इनकी डोमेस्टिक करेंसी इस्तेमाल हो रही है। फिर नेक्स्ट, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इश्यूज राइजिंग। भैया हुआ यह है कि प्राइम मिनिस्टर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन इस पर्टिकुलर स्कीम को बजट में 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया 3 साल के लिए, हर साल 5,000 करोड़ रुपए। अब इस बात को लेकर जो स्टैंडिंग कमेटी है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसने 14 मार्च को बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, इतना तगड़ा आप बजट एलोकेट कर रहे हो ओवरऑल पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन को, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास पीवीटीजी पॉपुलेशन क्या है सेवरल यूनियन टेरिटरीज और स्टेट में, इसका डाटा तक नहीं है। अगर आप पीवीटीजी के लिए पैसा एलोकेट कर रहे हो, किसी भी फील्ड में पैसा एलोकेट कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर फील्ड के सारे निटी-ग्रिटीज आपको पता होना चाहिए। अभी के लिए भारत सरकार को यह तक नहीं पता कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में कितने पीवीटीजीज हैं। तो उस रिस्पेक्ट में ये 15,000 करोड़ रुपए आप खर्च कैसे करोगे, स्पेसिफिकली लुकिंग टू द फैक्ट कि पिछले साल पीवीटीजीज के डेवलपमेंट के लिए 2022-23 में केवल 6.48 करोड़ रुपए खर्च किया गया, जबकि एलोकेशन था 252 करोड़ का। तो 252 करोड़ के एलोकेशन के अगेंस्ट केवल 6.48 करोड़ रुपए पिछले साल 2022-23 में खर्च किया गया, और यही ट्रेंड था 2020-21 में, 2021-22, 2022-23 में। तो एकदम से बम्पर 5,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन करके करोगे क्या, जब तुमने पीवीटीजीज को नोटिफाई नहीं किया है। तो जब तुमने पीवीटीजी को नोटिफाई नहीं किया स्टेट यूनियन टेरिटरीज में, तो उसके ऊपर खर्चा करोगे कैसे।
तो ये कमेटी ये बोल रही है कि हम होप करते हैं कि ओवरऑल इतने मैसिव बजट एलोकेशन के बाद अब अलग अलग राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में पीवीटीजी से रिलेटेड डाटा को सीरियसली कलेक्ट किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, ताकि ये जो बजट एलोकेशन हुआ है इसको प्रॉपर तरीके से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, तो ये देखिए पैनल रिपोर्ट यही बोली, द कमिटी फील्स दैट दिस शुड हैव बीन डन अर्लियर बिकॉज दे स्ट्रांगली बिलीव इन द एब्सेंस ऑफ करेक्ट डिटेल्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पीवीटीजी, फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ द स्कीम मे नॉट यील्ड रिजल्ट्स। तो मतलब अगर आपने किसी पर्टिकुलर स्कीम को सिर्फ पैसा एलोकेट कर दिया है उससे कुछ नहीं होता, जिसके पास वो पैसा पहुंचाना है उसका क्वांटिफिकेशन जरूरी है, उसकी सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को एसेस करना जरूरी है ताकि सही तरीके से पैसा यहाँ पे एलोकेट किया जा सके। यहाँ बताया जा रहा है बहुत सारे राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जिसको हम लोग बहुत स्पेसिफिकली कंसीडर करते हैं, जहां पे पैनल मेंबर्स गए भी थे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 7 शेड्यूल्ड ट्राइब्स ग्रुप्स हैं जिसमें से 6 पीवीटीजी हैं और उनको भी वहां पे ठीक तरीके से क्वांटिफाई नहीं किया गया है। तो बाकी राज्यों और स्टेट्स की तो बात ही छोड़ दो। इस रिस्पेक्ट में पहले आप प्रॉपर तरीके से क्वांटिफाई करिए, स्टडी को कंडक्ट करिए पीवीटीजी के रिस्पेक्ट में, उसके बाद इस पैसे को प्रॉपर तरीके से एलोकेट किया जा सकता है। ट्राइबल पॉपुलेशन की बात की जाए तो हमारी देश की टोटल पॉपुलेशन का 8.6% ट्राइबल पॉपुलेशन है। पीवीटीजी ट्राइबल ग्रुप्स में भी ज्यादा वल्नरेबल नॉट है। ट्राइबल में भी कुछ डेवलप्ड और असर्टिव ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो कि ज्यादातर डेवलपमेंटल फंड्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। पीवीटीजी कहीं ना कहीं इग्नोर्ड रह जाते हैं, तो इस इग्नोरेंस को हटाने के लिए, उन तक बेनिफिट पहुंचाने के लिए पीवीटीजी नॉमिनेशन दिया गया इनको। 1973 में देभर कमीशन बनाया गया जिसने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स बनाया एज अ सेपरेट कैटेगरी। ये वो कैटेगरी थी जो ट्राइबल ग्रुप से कम डेवलप्ड थी। 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बोला। 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया एज अ सेपरेट कैटेगरी पीवीटीजी। तो पीवीटीजी फॉर्मली प्ले में आया 1975 में और सबसे पहले 52 ग्रुप्स को पीवीटीजी डेजिग्नेट किया। फिर 1993 में 23 और ग्रुप्स को डेजिग्नेट किया गया। और अगर आप देखो तो 705 जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंडिया में अवेलेबल हैं उसमें से 75 पीवीटीजीज अब तक नॉमिनेट की गई हैं। इनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे ये होमोजीनियस होते हैं, छोटी पॉपुलेशन होती है, फिजिकली आइसोलेटेड होते हैं, ज़्यादा आबादी से घुलते मिलते नहीं हैं, कोई रिटन लैंग्वेज नहीं है इन पे, छोटी मोटी सिंपल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब ओवरऑल चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? उड़ीसा में। फिर नेक्स्ट जीएस पेपर 3 डिफेंस, इंडिया इमर्ज्ड एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन डिजास्टर रिलीफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो भैया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान साहब ओवरऑल वर्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे थे इन अ वर्कशॉप ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, रिस्क मिटिगेशन एंड डिजास्टर रेजिलियंस। चूंकि इस बार एससीओ की चेयरमैनशिप इंडिया के पास है तो ऑब्वियसली बात है एससीओ के मैकेनिज्म के अंदर जो भी वर्कशॉप्स होती हैं उसमें इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव इन वर्कशॉप को लीड करेगा। इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में पाकिस्तान और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये वर्कशॉप थी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, रिस्क मिटिगेशन और डिजास्टर रिलीजियंस को लेके। तो इस कंटेक्स्ट में जनरल अनिल चौहान साहब ने ये बोला है कि भाई स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल पार्टनरशिप थ्रू एंगेजमेंट वाया रीजनल मैकेनिज्म, इंप्रूव्ड इंटरऑपरेबिलिटी एंड फास्टर रिस्पांस, वी हैव प्लेड अवर रोल एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द रीजन। इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, बेलारस, मंगोलिया, पाकिस्तान और चाइना के स्पीकर्स भी थे। इनफैक्ट एक स्पीकर रशिया से भी था वर्चुअल मोड में। तो ऑब्जेक्टिव क्या है वर्कशॉप ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ का? तो भैया रिस्क रिडक्शन और रिजिलियंस, इंटीग्रेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फॉर अ रीजनल रिस्पांस, डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाए, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाए। इसलिए समय समय पे वर्कशॉप कंडक्ट करवाई जाती है। इंडिया ने बहुत से एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। ऑपरेशन मैत्री, नेपाल में जब अर्थक्वेक आया इंडिया ने असिस्टेंस भेजी। इनफैक्ट जब टर्की में अर्थक्वेक आया तब इंडिया ने ओवरऑल अर्जेंट बेसिस पे ऑपरेशन दोस्त चलाया। श्रीलंका में 2016 में असिस्टेंस के लिए इंडिया ने साइक्लोन रेओनू के समय पे मदद भेजी। इंडोनेशिया में अर्थक्वेक आया जब 2018 में तब इंडिया ने मदद भेजी। जनवरी 2000 में जब मदागास्कर में फ्लडिंग हो रही थी जनवरी 2020 में तब इंडिया ने मदद भेजी। पूरी दुनिया में कोविड-19 पैंडेमिक के लिए इंडिया ने मदद भेजी। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिडक्शन में इंडिया वर्ल्ड लीडर है, ये क्लियर कट टर्म्स में इंडिया बता रहा है एससीओ में। फिर अगला, ऑस्ट्रेलिया टू बाई यूएस न्यूक्लियर सबमरीन्स अंडर ऑकस। ऑस्ट्रेलिया ने अनवील किया। देखिए ऑकस के लिए यहाँ पे एक सेमिनार हुआ, मैंने कल भी आपको बताया था कि सैन डियागो कैलिफोर्निया, जो कि एक नेवल बेस है यूएस का, यहाँ पे जो बाइडेन तो है ही, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज हैं और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक वहाँ पे पहुंचे।
अब यहाँ पे प्लान में अनवील किया गया, तो पहले तो यूएस की 5 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को बेची जाएंगी, फर्स्ट चीज। अब उसको बेचने में ही अपने आप में अच्छा खासा बवाल है, यूएस को बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ेंगे कांग्रेस से, पेंटागन से, वगैरह वगैरह। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया कि एक नया मॉडल सबमरीन का बनाया जाएगा, न्यूक्लियर सबमरीन का, जिसमें यूएस और ब्रिटिश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़े स्केल पर ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर सबमरीन बनाएगा। और इससे यूएस की जो मसल है ना, मिलिट्री मसल, नेवल मसल इंडो पैसिफिक रीजन में, वो बढ़ेगी। और चाइना को कंटेन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया यूएस के एक नेचुरल एलाई की तरह काम करेगा। ठीक है, मिस्टर बाइडेन ने बोला कि यूएस हमेशा से ही इंडो पैसिफिक की स्टेबिलिटी को सेफगार्ड करने के लिए काम करता है डेकेड्स में। तो ये जो सबमरीन अलायंस है, ये नो डाउट आगे आने वाले डेकेड्स तक पीस के प्रोस्पेक्ट को इंश्योर करेगा। मिस्टर बाइडेन ने बोला है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस पर्टिकुलर अलायंस, जिसको ऑकस बोलते हैं, उसको वॉशिंगटन और लंदन के साथ 18 महीने पहले साइन किया था। इस पर्टिकुलर अलायंस में एक बात क्लियर है कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, बट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है ना भाई, ये सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को एक एलीट क्लब में रख देंगे और चाइना के मिलिट्री एक्सपेंशन की तरह एक नेचुरल रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। अपने आप में मिस्टर एंथोनी अल्बनीज का बोलना है कि ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस हिस्ट्री में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलिया की नेवल डिफेंस में, पूरे डिफेंस सेक्टर में निकल के आ रहा है। इन पर्टिकुलर सबमरीन्स में क्रूज मिसाइल्स लगी होंगी जो कि लंबे डिस्टेंस तक एनिमीज को स्ट्राइक कर सकती है। और सबसे खास बात यह है कि मिस्टर एंथोनी अल्बनीज का यह बोलना है कि ये जो सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑस्ट्रेलिया में डेवलप होगी, इससे अपने आप में इकोनॉमी को और एम्प्लॉयमेंट को एक पुश मिलेगा। जिस प्रकार का पुश डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ऑटोमोबाइल सेक्टर में मिला था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया को एक पुश इन सबमरीन्स की डेवलपमेंट में मिलने वाला है। लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने यहाँ पे वार्निंग भी इशू की है। बेसिकली IAEA ने बोला कि ठीक है, आप डील स्ट्राइक कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन किसी भी हिसाब से इस डील के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूएस एंड यूके ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ऐसा यहां पे बोला है IAEA ने। फिर आ जाते हैं भाई एडिटोरियल के ऊपर। पहला एडिटोरियल तलमीज अहमद साहब का, इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं सऊदी अरेबिया में, सऊदी ईरान नॉर्मलाइजेशन के रिस्पेक्ट में आर्टिकल है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले फिर से याद दिला दूं, अगर वीडियो पर लाइक और शेयर का बटन नहीं दबाया तो जरूर दबा दीजिए। तो चाइना ने जो डील ब्रोकर की है वेस्ट एशियन कंट्रीज में, किसके बीच में, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ बात की जा रही है। 10 मार्च 2023 को सऊदी अरेबिया और ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिले और उन्होंने बीजिंग चाइना में एक एग्रीमेंट साइन किया, जिससे डिप्लोमेटिक टाइज स्टैब्लिश की जाएंगी ईरान सऊदी अरेबिया के बीच में। दोनों एक दूसरे की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे के डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ओवरऑल ईरान और सऊदी अरेबिया के पहले जो 2 एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, जैसे एक सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन का एग्रीमेंट साइन हुआ था 2001 में, और एक 1998 का एग्रीमेंट है डीलिंग विद इकोनॉमिक, टेक्निकल, साइंटिफिक एंड कल्चरल टाइज। इन दोनों एग्रीमेंट्स के जो बेसिक एथोस हैं, जो बेसिक प्रोविजंस हैं, उनको दोनों ही कंट्रीज मानेंगी, ईरान भी मानेगा, सऊदी अरेबिया भी मानेगा। तो 7 साल से जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंजमेंट, लड़ाई सी चल रही है ईरान सऊदी अरेबिया के बीच में, कहीं ना कहीं रुकती नजर आ रही है। दोनों कंट्रीज ने प्रॉक्सी वॉर लड़े हैं सीरिया और येमेन में। 2019 में तो ऑलमोस्ट जंग तक बात पहुंच गई थी, लेकिन इस बार चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी की प्रेजेंस में ओवरऑल एक चाइना ब्रोकर डील हुई है। चाइना क्लेम कर रहा है कि दिस इज अ विक्ट्री फॉर डायलॉग, विक्ट्री फॉर पीस। और चाइना इस पर्टिकुलर डील में पूरी दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं, हम पीस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और अपने आप में ईरान और सऊदी अरेबिया जो बहुत से पॉलिटिकल, रिलीजियस, सेक्टेरियन मुद्दे पे आपस में बटे हुए हैं, वो एक दूसरे के साथ इंगेज करने को तैयार हो गए हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 2021 में भी बगदाद में सऊदी अरेबियन ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई थी, मस्कट ओमान में भी 2022 में मीटिंग हुई थी। उन मीटिंग्स में ज्यादा कुछ निकला नहीं। सीरिया, येमेन, हिजबुल्लाह, बहुत से यहाँ पे कंसर्न है, इजराइल, यूएस, बट ओवरऑल चाइना ब्रोकर डील यहाँ पे साइन हुई है। अब ये कितने लंबे समय तक चल पाएगी वो एक चीज देखना बाकी, ठीक है ना। सबसे खास बात इस डील का ये है कि ये जो अरब स्टेट्स हैं, सऊदी अरेबिया को भी एक अरब स्टेट बोला जाता है, वो कहीं ना कहीं यूएस से हट के अपने सोवरेन रीजनल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। नो डाउट सऊदी अरेबिया का ईरान के साथ मंडवली का ये स्टेप यूएस को अच्छा नहीं लगेगा, बट सऊदी अरेबिया को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि यूएस को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। सऊदी अरेबिया और बाकी अरब स्टेट्स को ऐसा लगने लगा है कि वेस्ट एशिया में यूएस लंबे समय तक सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दे सकता। यूएस की मिलिट्री अफगानिस्तान में हारी, यूएस का इस समय पे फोकस रशिया यूक्रेन वॉर पे है, इंडो पैसिफिक पे है, वेस्ट एशिया पे यूएस इनफ फोकस नहीं दे रहा है, इसलिए वेस्ट एशियन कंट्रीज अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरह काम कर रही हैं और ये वेस्ट एशियन कंट्रीज यूएस के अल्टरनेटिव्स ढूंढ रही हैं।
ठीक है। चाइना की बात की जाए तो चाइना का वेस्ट एशिया में सब्सटेंशियल एनर्जी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी रिलेटेड टाइज है। ओवरऑल चाइना इस पर्टिकुलर रीजन से सबसे बड़ा विक्रेता है, खरीदार है क्रूड ऑयल का, एक मेजर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पार्टनर है। तो ज्यादातर जो गल्फ और वेस्ट एशिया की कंट्री है वो चाइना के साथ अपने रिश्तों को अच्छा रखना चाहती हैं। इन रिटर्न चाइना चाहता है कि इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इस पर्टिकुलर गल्फ कंट्री और वेस्ट एशिया के रीजन में फले फूले आगे बढ़े। चाइना ऑब्वियसली चाहेगा कि एक स्टेबल रीजनल एनवायरनमेंट हो। एक बटा हुआ वेस्ट एशिया इकोनॉमिकली चाइना के फेवर में नहीं होगा। वैसे मैं बता दूं कि आज से अगर आप 5-10 साल पहले चले जाओ, डेन जाओपिंग से लेके अभी से 3-4 साल पहले तक जी जिनपिंग के राज में चाइना का ये पॉलिटिकल स्टांस रहा है फॉरेन पॉलिसी में कि हम रीजनल कंपटीशन और कन्फ्रंटेशन में कोई साइड नहीं लेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, हम अपनी ग्रोथ पे ध्यान देंगे, दूसरों की पचड़ेबाजी में हम ज्यादा नहीं पड़ेंगे। लेकिन 2 साल पहले चाइना ने रेवोल्यूशनरी तरीके से अपनी पॉलिसी को बदला है। ओवरऑल चाइना अब अलग अलग रीजन्स में ग्रेटर इनहैंस्ड पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, क्वासी मीडिएशन डिप्लोमेसी कर रहा है। और उसका बेस्ट एग्जांपल यहां पे ईरान सऊदी अरेबिया के डील में नजर आ रहा है। चाइना कह रहा है कि जो भी डिफरेंसेस हैं इन पार्टनर्स के, क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में काफी चाइना की इन्वेस्टमेंट उनकी चलती है, तो हम इन ओवरऑल डिसेंशंस को कुछ हद तक रिजॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो, चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने ओवरऑल दिसंबर लास्ट ईयर जब वो सऊदी अरेबिया रियाद गए थे, ये बोला था कि भाई हम ग्लोबल गवर्नेंस पे कंसेंसस लाने की कोशिश करेंगे, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और अदर क्रूशियल इश्यूज में बाकी कंट्रीज के बीच में ओवरऑल कोऑपरेशन को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और अपने आप में चाइना पहली कोशिश में बहुत सक्सेसफुल रहा है। सऊदी ईरान का एक ऑफिशियल एग्रीमेंट यहाँ पे चाइना ने साइन करवा दिया, जो कि अपने आप में एक इम्पॉसिबल सी चीज लग रही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कन्फ्रंटेशन पूरी तरीके से खत्म हो गया। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में काफी सारे डिसेंशंस हैं, उन डिसेंशंस को रिजॉल्व करना जरूरी है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसेंशन है JCPOA का, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटाना। अब सऊदी अरेबिया पूरी तरीके से यूएस को सपोर्ट करेगा ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटाने को लेके, इस बात को लेके अभी चीजें डाउटफुल है। इजराइल ऑब्वियसली बात है बहुत हद तक एंटी ईरान है, तो इजराइल के एंटी ईरान स्टांस के चलते सऊदी अरेबिया और इजराइल की जो दोस्ती अच्छी सी होती नजर आ रही थी अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद, वो टिकेगी कि नहीं टिकेगी ये अभी के लिए नहीं कहा जा सकता। इजराइल लगातार वेपन्स ग्रेड यूरेनियम एनरिच कर रहा है, 84% तक वो यूरेनियम एनरिचमेंट कर चुके हैं, बहुत ही पास हैं वो न्यूक्लियर वेपन तक एनरिचमेंट करने के। तो इस रिस्पेक्ट में ओवरऑल ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट आगे आने वाले समय में ओवरऑल बायलैटरल इश्यूज में कितने डिसेंशंस पैदा करेगा ये देखना बाकी है। और एक और बात बता दूं, सऊदी अरेबिया ने यूएस से पूरी तरीके से तोड़ी नहीं है, उन्होंने बस एक स्टेप बढ़ाया है ईरान की तरफ। इसका मतलब ये नहीं है कि सऊदी अरेबिया यूएस के साथ बायलैटरली इंगेज नहीं करना चाहता। सऊदी अरेबिया यूएस के साथ भी अपने रिश्ते चाहता है। सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी बहुत हद तक यूएस के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। यूएस के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप तोड़ने में सऊदी अरेबिया को बहुत नुकसान है। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया अब यूएस की हेगेमोनी के अंदर नहीं आ रहा है। यूएस जो भी बायलैटरली फॉरेन पॉलिसी में सऊदी अरेबिया को फॉलो करने को बोल रहा है, सऊदी अरेबिया वो नहीं कर रहा है। बीजिंग के इन्फ्लुएंस में आके ईरान की तरफ हाथ बढ़ाना अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि सऊदी अरेबिया एक बैलेंस स्थापित करना चाहता है, और वो बैलेंस ये है कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस के हिसाब से डिसीजन लेंगे, चाहे वो प्रो चाइना हो या प्रो यूएसए। ठीक है भाई, फिर अगली न्यूज पे आ जाते हैं। अ केस फॉर बेटर इलेक्ट्रिसिटी पब्लिक हियरिंग। भैया इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की बात की जा रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के स्केल ऑफ ऑपरेशंस को देखो तो आपको पता चलेगा कि जितना यूनियन बजट का क्वांटम है उसका 20% इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पावर सेक्टर में जो प्लानिंग और ऑपरेशंस होते हैं वो पब्लिक के ऊपर बहुत इंपैक्ट डालते हैं। और इस रिस्पेक्ट में पावर सेक्टर में कौन सी कंपनी अपने टैरिफ को बढ़ा रही है, घटा रही है, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हर राज्य के समय समय पे पब्लिक हियरिंग कंडक्ट करते हैं। कोविड-19 के पैंडेमिक से पहले ये पब्लिक हियरिंग इन पर्सन मोड में होती थी, मतलब फिजिकली लोग एक दूसरे के साथ मीट करते थे और जो भी अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह थी वो बताते थे। कोविड-19 के बाद चीजों में बदलाव हुआ और ये जो इन पर्सन हियरिंग थी वो ऑनलाइन हियरिंग्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब चूंकि ओवरऑल यहाँ पे कोविड-19 खत्म हो रहा है तो कुछ राज्य इन पर्सन हियरिंग मोड में वापस आ चुके हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन तमिलनाडु और तेलंगाना के, उन्होंने इन पर्सन हियरिंग्स को फिर से रिज्यूम कर दिया है। ओके, लेकिन बहुत से इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है राज्यों के, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश,
वो अभी भी ERC की मीटिंग को ऑनलाइन ही कंडक्ट कर रहे हैं। अब सबसे खास बात है कि ये दो एक्सट्रीम्स हैं, एक तरफ इन पर्सन, एक तरफ ऑनलाइन हियरिंग। ये दो एक्सट्रीम्स हैं, हमें ज़रूरत है बीच के बैलेंस की। कुछ चीज़ें इन पर्सन हियरिंग में हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ओवरऑल ऑनलाइन हियरिंग में हो सकती हैं। हर बार इंसान के पास समय नहीं होता कि वो लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स बियर करके ओवरऑल इन पब्लिक हियरिंग को इन पर्सन अटेंड करने के लिए जाए। तो जब छोटे मोटे मुद्दे डिस्कस करने होते हैं तो ऑनलाइन हियरिंग भी कंडक्ट कर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन पर्टिकुलर पब्लिक हियरिंग्स में टैरिफ रिवीजन के रिस्पेक्ट में बात होती है। ये पर्टिकुलर पावर प्लेटफॉर्म्स लोगों की कन्वीनियंस के लिए क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में बात होती है। और जब भी इन पर्सन हियरिंग होती है तो मीनिंगफुल इंटरेक्शंस होते हैं, क्रॉस लर्निंग होती है, अलग अलग सेक्टर एक्टर्स, कंज्यूमर बिल्ड कंज्यूमर नेटवर्क्स, इनेबल कनेक्टिव एक्शन। तो मतलब इन पर्सन हियरिंग के फायदे अपने आप में बहुत हैं। आप अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर पाते हो रेगुलेटरी कमीशन के लोगों से, उनसे चीज़ें पूछ सकते हो, प्रॉपर नेटवर्क बना सकते हो। ऑनलाइन हियरिंग में ओवरऑल जो और लोग ऑनलाइन उस पर्टिकुलर मीटिंग को अटेंड कर सकते हो उनसे आप बायलेटरली बात नहीं कर सकते, लेकिन इन पर्सन हियरिंग में कर सकते हो क्योंकि वो लोग आपके साथ बैठे हैं तो प्रॉपर नेटवर्क बनता है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी बात सही है कि इन पर्सन हियरिंग हमेशा नहीं हो सकती, हर केस में पॉसिबल नहीं हो सकती। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरी यह है कि ओवरऑल भाई इन पर्सन और ऑनलाइन हियरिंग का एक जुडिशियस मिक्स आप यहाँ पे स्थापित करो। कुछ राज्यों ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है, जैसे कि बहुत से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इन्होंने ओवरऑल टैरिफ रिवीजन के रिस्पेक्ट में जो पब्लिक हियरिंग्स कराई जाती है ना, इनके एक्सेस और पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए इनको अलग अलग लोकेशंस में कराना शुरू कर दिया। बट अलग अलग लोकेशंस में कराने की बजाय बेटर इंगेजमेंट के लिए सही ये रहेगा कि इन पर्सन मोड को आप ऑनलाइन हियरिंग के साथ मिला के काम करो। अगर इन पर्सन मोड को आप ऑनलाइन हियरिंग के साथ मिला के काम करेंगे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में बहुत सस्टेनेबल होगा और यूजफुल होगा। देखिए, कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे ऑनलाइन हियरिंग्स ओनली ऑप्शन थी। पूरी देश के कोर्ट्स, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर सब ऑनलाइन मोड में चले गए थे, रिमोट लोकेशन से अटेंडेंस लगा रहे थे अपनी। बट चूंकि अब ऑनलाइन मोड उतना मैंडेटरी नहीं है तो देयर शुड बी अ जुडिशियस मिक्स ऑफ ऑनलाइन मोड एंड इन पर्सन हियरिंग। इसके लिए टेक्नोलॉजिकल एक्सेस होना चाहिए, नो हाउ होना चाहिए। अब कोविड-19 के समय पे एकदम से डिजिटलाइजेशन तो आ गया बट लोगों को ओवरऑल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चलाना नहीं आता, ऑनलाइन मैकेनिज्म्स को इस्तेमाल करना नहीं आता। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटरी कमीशन की जो एफिशिएंसी इफेक्ट हो गई, पुअर इंटरनेट कनेक्शन, टेक्निकल मिसहैप, कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, मैं एयरटेल का सिम इस्तेमाल करता हूं मुंबई के अंदर, कहीं कहीं तो एयरटेल का सिर का इंटरनेट ही नहीं चलता है। सोचिए, मुंबई जैसा शहर है, 5G नेटवर्क फोन में चल रहा है और इंटरनेट के सिग्नल नहीं आते। तो नो डाउट इंडिया के अंदर जो डिजिटल कनेक्टिविटी है वो अभी भी इंप्रूवमेंट के फेज में है, उस लेवल पे नहीं पहुंची है। और उसमें कंपनियों की गलती नहीं है, कंपनियों को कम पैसे चार्ज करने हैं कस्टमर से, कंपटीशन से चलते हैं और उसमें अच्छी आपको सर्विस देनी है। फॉरेन वगैरह में जाके देखिए, वहां पे आपको सर्विस अच्छी मिलती है बट पैसे भी अच्छे खासे चार्ज किए जाते हैं मोबाइल नेटवर्किंग के लिए। इंडिया में इंटरनेट का एक्सेस वन ऑफ द चीपेस्ट है। तो इस चीप एक्सेस में ऑब्वियस सी बात है कभी कभी इंटरनेट कंपनीज बहुत हाई लेवल की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाती हैं। तो इनको इंप्रूव करने की जरूरत है। जब हम इनको इंप्रूव करेंगे तब ओवरऑल ये जो ऑनलाइन हियरिंग वाला कंसेप्ट है ये प्रॉपर तरीके से ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हो पाएगा। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली जा रही हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में भी इन पर्सन हियरिंग्स को ऑनलाइन मोड के साथ एसिमुलेट किया है। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस को भी ये करना चाहिए। जो पब्लिक हियरिंग्स हाइब्रिड मोड में होती हैं उसमें सिटीजन्स के पास ऑप्शन होता है कि वो इन पर्सन भी जा सकते हैं, ऑनलाइन भी जा सकते हैं। तो जिस सिटीजन को लगता है उसकी बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इन पर्सन जाएगा, नहीं तो वो ऑनलाइन मोड में प्रेजेंस होगा, कम से कम अपना जो भी रेजिस्टेंस है वो दर्ज तो करा पाएगा। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। ठीक है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स के रिस्पेक्ट में आर्टिकल मैंने डिस्कस नहीं किया। एक आर्टिकल कर्नाटका से लेके थोड़ा पॉलिटिकल है बट मैं आपको समझा देता हूँ। रिसेंटली कर्नाटका में पिछले संडे को प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओवरऑल रैली अटेंड की इन द साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मंड्या। इनॉग्रेशन के समय पे मतलब उन्होंने इस पर्टिकुलर रैली में बेंगलोर एक्सप्रेस मैसूर एक्सप्रेसवे हाईवे का इनॉग्रेशन किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की, करप्शन के बारे में बातचीत नहीं की। अब ओवरऑल करप्शन के बारे में बातचीत क्यों नहीं की? मोदी जी ने ये बोला कि ये जो राहुल गांधी हैं इन्होंने सोशल रिफॉर्मर बसेश्वरा को इंसल्ट किया है, इंडियन डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा के लंदन के अंदर। तो ये सब बातें हुई। अब ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि मोदी जी ने यहाँ पे करप्शन की बात नहीं की। वहीं पे 23 फरवरी को होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो नॉर्थ कर्नाटका के बल्लारी में स्पीच दी थी वहां पे करप्शन की बात की थी। बल्लारी इलीगल माइनिंग स्कैम के लिए जाना जाता है। तो बेसिकली मिस्टर शाह ने बोला है कि आप मोदी जी के ऊपर, BS येदियुरप्पा के ऊपर एक बार भरोसा करिए।
बीजेपी की सरकार कर्नाटका को फ्री ऑफ करप्शन करेगी। तो 23 फरवरी को अमित शाह जी करप्शन की बात कर रहे हैं और अभी रिसेंटली संडे को मोदी जी करप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय पे बीजेपी को कुछ सेटबैक्स मिले हैं। हुआ यह है, इस बीच एक और करप्शन स्कैंडल उभर के आया। 3 मार्च को बीजेपी एमएलए मदल विरूपक्ष, प्रशांत मडल, ठीक है ना, ये एक्चुअली बीजेपी की जो एमएलए है मदल विरूपक्ष, इनके बेटे हैं प्रशांत मदल, इनको रेड हैंडेड पकड़ा गया लोकायुक्ता के द्वारा। 40 लाख की घूस ले रहे थे। उसके बाद रेड पड़ी तो 8 करोड़ का कैश मिला। इनके फादर चेयरमैन है कर्नाटका सोप और डिटर्जेंट लिमिटेड के। जब ओवरऑल ये कैश की रिकवरी हुई ना, तो एमएलए साहब गायब हो गए। बाद में एमएलए साहब ने कर्नाटका हाईकोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ली और तब सामने आए यहाँ पे। उसके बाद जब सामने आए तो कैश की रिकवरी को कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो उन्होंने बोला कि भैया सेंट्रल कर्नाटका में जो भी एरेका नट्स उगाता है उसके पास बड़े आराम से 2.5 से 3 करोड़ रुपया कैश होता है एक समय पे। तो मेरे पास अगर 6 करोड़ या 8 करोड़ रुपया कैश मिला है तो अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो दोस्तों, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एम्बैरेसमेंट हो गया है ये, क्योंकि उनके ही एक पर्टिकुलर एमएलए यहाँ पे करप्शन में इन्वॉल्व नजर आए। एक्चुअली में अभी ऐसा इल्जाम तो लगा ही है, जो है नहीं है वो तो कोर्ट की इंक्वायरी के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में देखो तो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी का क्या स्टैंड है। बीजेपी का बोलना है कि देखिए हमारे समय पे लोकायुक्ता को ताकत दी जा रही है, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो अरेस्ट हुआ है और 8 करोड़ की कैश रिकवरी हुई है, ये किसने की? लोकायुक्ता ने की। तो लोकायुक्ता की इंस्टीट्यूशन को कांग्रेस की सरकार ने सिद्धरामैया के अंदर कमजोर कर दिया था। ये तो बीजेपी की सरकार है जिसने लोकायुक्ता को ज्यादा ताकतवर किया है। तो इस प्रकार से बीजेपी अपने स्टैंड को जस्टिफाई कर रही है। लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं कर्नाटका की सरकार के अगेंस्ट एलिगेशंस बढ़े हैं। पहले भी कर्नाटका स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन बीजेपी के जो लीडर है मोदी जी को चिट्ठी लिख के बता चुके हैं कि कर्नाटका के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 40% कमीशन के साथ मिलता है। ऑलरेडी कई कंप्लेंट्स की खबरें आ चुकी हैं। अगर आप देखो तो पंचायत राज मिनिस्टर केएस येशुरप्पा के ऊपर इल्जाम लगा के ओवरऑल एक इंडिविजुअल ने यहां पे सुसाइड भी कमिट कर लिया था। तो अपने आप में अगर आप देखो तो करप्शन का जो स्कैंडल है कर्नाटका में बहुत बड़ा है। इसको ग्राउंड लेवल से रिजॉल्व करने की जरूरत है। बीजेपी बोलती है कांग्रेस करती है करप्शन, कांग्रेस बोलती है बीजेपी करती है करप्शन। अब क्या सही है क्या गलत है? देखो सबने अपने अपने समय पे करप्शन किया है, ठीक है ना। बस अकाउंटेबल कौन ठहराया जाएगा, किसके खिलाफ केस चलेगा, ये मैटर करता है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या निकल के आता है। और फिर अगला इनर्शिया इंटरवेंशन, लेजिस्लेटिव इनएक्शन ऑन सोशल इश्यूज विच लेजिटिमाइज जुडिशियल इंटरवेंशन। ये बेसिकली क्या है? तो अगर आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्निशन देना है नहीं देना है, इस बात को लेके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को केस रेफर कर दिया। जबकि केंद्र की सरकार साफ साफ ये बोल रहा था कि ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है इट इज अ लेजिस्लेटिव डोमेन। यहां पे स्टेप लेजिस्लेचर ले सकता है ओवरऑल एक स्टैट्यूटरी लॉ लगा के। कौन शादी कर सकता है कौन शादी नहीं कर सकता है, इस रिस्पेक्ट में सेंटर के और लेजिस्लेचर के इस स्टैंड को ना मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज बेंच को ये पर्टिकुलर केस रेफर कर दिया। अब होमोसेक्सुअलिटी के रिस्पेक्ट में सेम सेक्स मैरिज को लीगल स्टेटस दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ये तो आगे आने वाले समय में जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केस हियर करेगा तब पता चलेगा। सबसे खास बात यह कि मैरिज लॉस को इंटरप्रेट करना, खासकर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को इंटरप्रेट करना। पेटिशनर्स के हिसाब से स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर करने की परमिशन होनी चाहिए, क्योंकि ये सेम सेक्स कपल अपने पर्सनल लॉस के अंदर अपनी शादी को रजिस्टर नहीं कर सकते। इन पर्टिकुलर पेटिशनर्स का ये बोलना है कि नवतेज जोहर केस 2018 में होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करके ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इनडायरेक्टली राइट टू मैरिज दे चुका है, बस उसको फॉर्मली प्रोमलगेट करने की जरूरत है। लेकिन केंद्र की सरकार बोल रही है कि भाई देखो हमने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। अगर आप एक कपल हो ठीक है, आप कपल की तरह रहो। अगर एज अ कपल आपको कुछ एंटाइटलमेंट चाहिए इंडियन लीगल लॉ के हिसाब से, तो उस एंटाइटलमेंट के लिए भी हम आपके लिए स्टैट्यूटरी लॉ पास कर देंगे। लेकिन मैरिज के रिस्पेक्ट में आप स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मत मांगो, क्योंकि मैरिज एक होली यूनियन है, ये एक संस्कार है, ये कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इस कंटेक्स्ट में सेम सेक्स कपल्स की मैरिज की रिकॉग्निशन को लेकर केंद्र की सरकार बिल्कुल अगेंस्ट खड़ी नजर आई है। अब इसमें जो रिलीजियस नॉर्म्स और कल्चरल वैल्यूज कोट की है सरकार ने, वो थोड़ी कमजोर सी पड़ती नजर आ रही है। ये बोल देना कि सेम सेक्स मैरिज को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, ओवरऑल ये हमारे सोशल फैब्रिक के अगेंस्ट है, इंडिया के धर्म के धार्मिक भावनाओं के अगेंस्ट है, ये आर्गुमेंट्स बहुत कमजोर है, लंबे समय पे नहीं चल पाएंगे, सोसाइटल वैल्यूज के ऊपर सेम सेक्स
मैरिज को आप लंबे समय तक रिजेक्ट नहीं कर सकते, कुछ ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। केंद्र की सरकार ने तो ये भी बोला कि अगर आपको सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड लॉ बनाना है तो ये बनाने की ताकत केवल लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट के पास है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। बट सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो यहाँ पे हो रही है। तो क्या होगा भाई क्या नहीं होगा ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव इनएक्शन और बर्निंग इश्यूज विल लेजिटिमाइज एंड इनवाइट जुडिशियल इंटरवेंशन। सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि ऐसे टॉपिक्स के ऊपर लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट कब नियम कानून बनाएगा, आज बनाएगा, 6 महीने बाद बनाएगा या 10 साल बाद भी नहीं बनाएगा, पता नहीं है। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव मुद्दे हैं जिनके ऊपर लंबे समय तक केंद्र की सरकार डिसीजन नहीं लेगी तो ऑब्वियस सी बात है जुडिशियल इंटरवेंशन तो होगा ही, जो कि अभी के लिए यहाँ पे हो रहा है। अब जुडिशियल इंटरवेंशन में जजमेंट क्या आएगा वो जब 5 जज की बेंच डिसीजन सुनाएगी तब पता चलेगा। मैं आज ही आपको बता दे रहा हूँ सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज होंगी ही होंगी, फॉरवर्ड लुकिंग होगी सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे बैकवर्ड लुकिंग नहीं होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करें। आई होप आपको लेक्चर में मजा आया, अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लेक्चर की वीडियो फॉर नोटिफिकेशन वहाँ आपको मिल जाएगा। ग्रेट डे।